मैं डॉक्टर सुशीला एक्का, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज का टॉपिक है सिटी कोर और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, नगर कोड या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। ये एमए 4th सेमेस्टर में अर्बन ज्योग्राफी के यूनिट 4 में ये टॉपिक दिया हुआ है। नगर कोड या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र नगर का प्रमुख व्यापारिक स्थल एवं नगर के फुटकर विक्रय का हृदय या क्रोड होता है। यह नगर के केंद्रीय या चौक भाग में स्थित होता है, किंतु यह केंद्रीय स्थिति से दूर भी विकसित हो सकता है, विशेष रूप से बंदरगाहों में या नदी पर स्थित नगर में ये विकसित हो सकता है। यहाँ फुटकर क्रय विक्रय हेतु नगर में सभी भागों से ग्राहक आते हैं और नगरीय भूमि उपयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित विषय सीबीडी ही रहा है। हेराल्ड कार्टर ने इसे संगठनात्मक केंद्र भी कहा है। नगर के केंद्रीय भाग में स्थित फुटकर व्यापार के प्रमुख स्थल के लिए अमेरिकी भूगोलवेता मर्फी एवं बार्न्स ने केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की संज्ञा दी है। अमेरिका में इस क्षेत्र को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे डाउनटाउन व्यापार क्षेत्र, फुटकर क्रोड, केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। इन सब नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या नगर कोड की बात करते हैं तो इसकी भी कई सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकी विद्वान R.E. मर्फी एवं J.E. बार्न्स के अनुसार इन्होंने लिखा है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिसे CBD के नाम से जाना जाता है, नगर का हृदय स्थल होता है। यहाँ फुटकर व्यापार और कार्यालयों का सघनतम रूप, नगर में सर्वाधिक भूमि मूल्य और ऊंचे ऊंचे भवनों का भूदृश्य देखने को मिलता है। पैदल चलने वालों एवं वाहनों का भीड़ रहता है और इस प्रकार नगर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र की ओर जन समुदाय सदैव उन्मुख दिखाई देता है। इसी तरह से दूसरे विद्वान हैं हेराल्ड कार्टर। इन्होंने भी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की परिभाषा दी है। इनके अनुसार है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर संरचना का एक ऐसा केंद्रीय बिंदु है जिसके आधार पर नगर का संगठन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है, नगर के बीचों बीच का व्यापारिक क्षेत्र होता है, जहाँ पर सभी तरफ से यातायात के जो साधन है, मार्ग हैं, उस केंद्र की ओर आते हैं और जहाँ पर मुख्य रूप से व्यवसाय या व्यापार होता है। आगे हम देखते हैं केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की मौलिक विशेषताएं। मौलिक विशेषताओं के अंतर्गत एक तो है सघन यातायात या यातायात मार्गों के द्वारा ये बाह्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा हम देखते हैं कि व्यापारिक गहनता में स्थानिक परिवर्तन देखने को मिलता है, चूँकि यहाँ पर कार्यात्मक एक रूपता नहीं पाई जाती है, कई प्रकार के कार्य होते हैं और ये इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है भूमि का अधिक मूल्य। चूँकि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जहाँ पर व्यापार की सघनता होती है, व्यापारिक गहनता होती है और उसकी वजह से यहाँ पर भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है। चौथा है नगर का शिखर क्षेत्र। शिखर क्षेत्र मतलब पीक एरिया। पीक एरिया होने के कारण यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ शोरगुल या भीड़ भाड़ होने के कारण आवागमन की यहाँ पर समस्या होती है और इस तरह से ये पीक एरिया कहलाता है।
अगला है औद्योगिक भूमि उपयोग का अभाव। जैसा हम देखते हैं, जो औद्योगिक भूमि क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्णतः उसका अभाव रहता है, क्योंकि यह क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर उद्योगों की जो भूमि है या औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से काफ़ी दूर में रहता है, इसलिए उसका अभाव पाया जाता है। अगला हम देखते हैं आवासीय जनसंख्या की कमी। इन क्षेत्र में हम देखते हैं जो आवासीय जनसंख्या है ये बहुत ही कम रहती है। जैसा हम देखते हैं यहाँ के केंद्रीय भागों में या निचली भागों में व्यापारिक या व्यापार के क्षेत्र होते हैं, जबकि ऊपरी मंजिलों में लोग रहते हैं जो वहाँ पर कार्य करने वाले होते हैं। परंतु इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दिन में यहाँ पर जनसंख्या आती है, जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात्रि होती है यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम रहता है। इसी तरह से अगली जो विशेषता है, मौलिक विशेषता, जिसमें बाहरी सीमा संकीर्ण पेटी के रूप में होता है, अर्थात इसका जो बाह्य भाग है ये एक संक्रमण पेटी के रूप में होता है, जो केंद्र से या व्यापारिक क्षेत्र से बाहर के जो आवासीय क्षेत्र हैं या अन्य जो औद्योगिक क्षेत्र है, अर्थात वो उसकी पेटी संकीर्ण होती है और जिसको हम संक्रमण पेटी के नाम से जानते हैं। अगली विशेषता है इसका जो बाह्य भाग होता है, जहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है और उसके साथ साथ जर्जर भवनों वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम अवनति पेटी भी कह सकते हैं या उसको हम विक्षिप्त क्षेत्र भी कहते हैं। तो उसका जो बाह्य भाग है पूर्ण रूप से गंदगी पूर्ण वह एरिया होता है। और इसी भाग में हम देखते हैं जो बाह्य भाग रहता है, सभी प्रकार की गंदगी वहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह से अगली विशेषता है आंतरिक संरचना एवं बाहरी सीमाएं, जो गत्यात्मक और परिवर्तनशील होती हैं। जैसा हम देखते हैं जो आंतरिक सीमाएं होती हैं व्यापारिक क्षेत्र की, और उसकी जो बाह्य सीमाएं होती हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है, और बाहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार का जो स्थानांतरण होता है ये बाह्य क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। आगे हम चर्चा करते हैं CBD, जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है। इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक CBD क्रोड या जिसको हम CBD कोर के नाम से जानते हैं, ये केंद्रीय भाग को कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है। यहाँ भूमि उपयोग की गहनता और उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के अधिकतम संकेंद्रण का क्षेत्र होता है, जिसमें ऑफिस या फुटकर विक्रय या उपभोक्ता सेवाएं, बैंक, होटल, थिएटर, ये सभी या इसका विकास क्षैतिज की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अधिक होता है, अर्थात ऊंचाई में अधिक होता है। दूसरा हम देखते हैं CBD ढांचा, जिसको हम CBD फ्रेम के नाम से जानते हैं। ये केंद्र के चारों ओर CBD का ढांचा स्थित होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये सड़कों से दूर स्थित जो पार्किंग स्थल है, ऑटोमोबाइल का विक्रय और सेवाओं का जो क्षेत्र है, चिकित्सा जैसी जो विशिष्ट सेवाएं हैं, थोक विक्रय के भंडार, गोदाम, लघु उद्योग या बहुपरिवारीय जो आवास के केंद्र हैं, उसकी उपस्थिति बाह्य भागों में या इस तरह के जो CBD का जो ढांचा है उसमें इस तरह के मिलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो प्राकृतिक अवरोध है, ये भारी उद्योग और पड़ोसी आवासीय क्षेत्र ये CBD ढांचे की बाहरी सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का सीमांकन। नगरीय अध्ययन में CBD को जितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और वह जितना अधिक चर्चा का विषय रहा है, उसके अनुकूल अभी तक किसी एक प्रामाणिक विधि को विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके द्वारा CBD का वास्तविक सीमांकन किया जा सके।
अलग अलग नगरों की सीबीडी की सीमा का निर्धारण वहाँ के स्थानीय तत्वों तथा निर्णय पर आधारित रहा है। सीबीडी का अध्ययन करने वाले जो भूगोल विद हैं या समाजशास्त्री, नगर नियोजक या शोधकर्ता या लेखक को उनकी स्थानीय निर्णयों पर ही आधारित होना पड़ता है। पहले निरीक्षण विधि पर सीमांकन आधारित होता था और इस दिशा में सांख्यिकी विधियों का उपयोग आंकड़ों के अभाव में कठिन होता था और इसके सीमांकन के लिए किसी विधि के चुनाव के पूर्व जब मापन किया जाता है तो मापन के लिए उपकरण या मापदंड की समस्या सामने आती है, जिसके आधार पर किसी बाह्य सीमा का निर्धारण किया जा सके और उसके लिए सीमांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली जो प्रमुख मापदंड है, उन मापदंडों में हम देखते हैं सबसे पहले दुकान का किराया। जब हम सीमांकन की बात करते हैं, सीबीडी के सीमांकन की बात करते हैं, तो दुकान का जो किराया है वो एक महत्वपूर्ण मापदंड कहलाता है। इसी तरह हम देखते हैं व्यापार की मात्रा और विक्रय मूल्य। जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं, व्यापार की मात्रा और विक्रय मूल्य में परिवर्तन होता है। इसी तरह जनसंख्या का घनत्व, जैसा हम देखते हैं इन क्षेत्रों का जब हम सीमांकन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जनसंख्या का जो घनत्व है, केंद्रीय भागों में घनत्व कम होता है और जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। इसी तरह से रोजगार प्रतिरूप, ये भी एक मापदंड है, रोजगार प्रतिरूप, जिससे हम सीबीडी का सीमांकन करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है जो उन व्यवसायिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं पदयात्री गणना तथा यातायात प्रवाह। पदयात्री गणना में हम देखते हैं दिन में सबसे अधिक संख्या रहती है, इस एरिया में भीड़ भाड़ होता है, शोरगुल होता है, यातायात का प्रवाह भी बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से बड़े जो गाड़ियां हैं या वाहन है उसका प्रवेश यहाँ पर नहीं होता है। पैदल यात्रियों की संख्या अधिक होती है या छोटे वाहनों की संख्या यहाँ पर अधिक होती है और कभी कभी इन क्षेत्रों में जाम भी लग जाता है। अगला मापदंड है भूमि का मूल्य। जैसा हम देखते हैं केंद्रीय भागों में भूमि का मूल्य बहुत अधिक रहता है। अत्यधिक भूमि मूल्य के कारण यहाँ पर एरिया बहुत ही कम रहता है या क्षेत्र कम रहता है जहाँ पर व्यापारिक केंद्र होता है। इसी तरह हम देखते हैं भूमि का उपयोग या भूमि उपयोग। यहाँ पर भूमि उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक कार्यों में होता है और इसके साथ साथ उसके आसपास छोटे या लघु उद्योग ये ऐसे क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं ये प्रमुख मापदंड हैं जो सीबीडी के सीमांकन के लिए लिया जाता है। आगे हम देखते हैं सीबीडी के सीमांकन की विधि। इसके सीमांकन के लिए जैसा हम देखते हैं 1950 तक बहुत कम कार्य हुए थे सीमांकन के लिए और 1954 में अमेरिकी जो भूगोलवेता जो मर्फी और बार्न्स के नाम से हम जानते हैं, ये मध्यम श्रेणी के 9 नगरों के सीबीडी के सीमांकन का इन्होंने प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने एक नवीन गणितीय विधि का प्रयोग किया जिसे केंद्रीय व्यापार सूचकांक विधि या सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड की इन्होंने संज्ञा दी। इन विद्वानों ने केंद्रीय व्यापार सूचकांक विधि का उपयोग करके सीमांकन को तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत किया है और इस विधि के अनुसार 3 प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया गया है। पहला कुल ऊंचाई सूचकांक, जिसको टोटल हाईएस्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है केंद्रीय व्यापार ऊंचाई सूचकांक, जो सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा है केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक,
जो सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार जो व्यावसायिक कार्य है, इन व्यावसायिक कार्यों में संलग्न कोई भी खंड तभी केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र का अंग बन सकता है जब उसमें 3 दशाएं अनुकूल हों, है ना। ये जो 3 दशाएं हैं ये अनुकूल होना चाहिए। पहली दशा है जो केंद्रीय व्यापार ऊंचाई सूचकांक अर्थात CVHI का मान कम से कम 1 हो। दूसरी दशा है केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक 50% या इससे अधिक हो। तीसरी दशा है उच्चतम भूमि मूल्य विस्तार के अंतर्गत सभी दशाओं में स्थित खंडों के सतत समूह का अंग हो। तो ये 3 अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। इनके अनुसार प्रथम 2 दशाओं को पूरा न करने वाले खंड या खंडों को तभी CBD में शामिल किया जा सकता है यदि वह खंड CBD गुण से संपन्न खंडों से यदि घिरा हो या उससे सटा हुआ हो और सरकारी उपयोग में हो, तभी वह CBD कहला सकता है। आगे हम देखते हैं CBD के सीमांकन के लिए जो सूचकांकों का या इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए कुछ सूत्र दिए हुए हैं उसको ज्ञात करने के लिए, और उसके आधार पर इस सूत्र के आधार पर हम इंडेक्स ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल ऊंचाई सूचकांक या टोटल हाइट इंडेक्स। इसको ज्ञात करने का सूत्र है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल भागित संपूर्ण भूमि तल का क्षेत्रफल। इसमें प्रत्येक खंड की कुल ऊंचाई, तल का क्षेत्रफल और जो प्रयुक्त भूमि है इसके तल का अनुपात ज्ञात किया जाता है ताकि CBD की जो बाहरी सीमा है उसको निर्धारित करने में मदद मिल सके, इसलिए ये इंडेक्स ज्ञात किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं केंद्रीय व्यापार ऊंचाई सूचकांक, सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स। इसको ज्ञात करने का सूत्र है कुल केंद्रीय व्यापार क्षेत्रफल बटे संपूर्ण भूमि तल का क्षेत्रफल। ये अधिक उपयोगी सूचकांक है क्योंकि इससे पता चलता है कि भूमि का जो व्यावसायिक उपयोग है वो किस स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक। केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है केंद्रीय व्यापार का क्षेत्रफल बटे संपूर्ण क्षेत्र गुणित 100, अर्थात उससे हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं। इसमें इस सूत्र के आधार पर जब हम केंद्रीय व्यापार गहनता सूचकांक ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी इंडेक्स ज्ञात करते हैं, तो ये हमेशा प्रतिशत में होता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जब इसमें प्रतिशत में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के भूमि उपयोग की गहनता का जब सार्थक आकलन किया जाता है तो इससे वहाँ की जो मुख्य क्रोड है और क्रोड उपांत है उसको निर्धारित करने में सुविधा होती है। यदि 50% से अधिक मान को किसी नगर के संबंध में यदि लागू किया जाता है तो उसके लिए कम से कम 50% से अधिक का मान होना चाहिए। इसी तरह से मर्फी एवं बार्न्स ने अपने सूत्र के आधार पर वारचेस्टर नगर जो अमेरिका का है उसके केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को सीमांकित करने का उन्होंने सफल प्रयास किया। जैसे हम देखते हैं कि इस मानचित्र के आधार पर ये वारचेस्टर नगर का मानचित्र है। इसमें जो व्यापारिक क्षेत्र है, जैसे हाइट इंडेक्स की हम बात करते हैं जो 1 से कम होना चाहिए, अर्थात ये
एक नंबर जो केंद्रीय जो ब्लैक कलर में है, अर्थात ये जिसका मान 1 से कम है, अर्थात ये केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है। इसी तरह हम देखते हैं 2 नंबर उसके आसपास का जो क्षेत्र है। 3 नंबर में हम देखते हैं कि ये जो एरिया है उसके आसपास का क्षेत्र है जिसमें हम इंटेंसिटी की बात करते हैं और ये 50% से अधिक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो 4 नंबर है जो बाउंड्री है, ये सीबीडी की बाउंड्री है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का ये बाउंड्री है जिसका अध्ययन मर्फी और बॉन्स ने किया है और वारचेस्टर नगर का उन्होंने अध्ययन किया है। इसी तरह हम देखते हैं कि जर्मनी के 6 महानगरों का भी अध्ययन किया गया है, सीबीडी का अध्ययन किया गया है। ये जर्मनी के 6 नगर हैं जिसका अध्ययन हार्टेनस्टीन और स्टैक, इन्होंने इसी विधि को आधार मानते हुए उन्होंने सीमांकन करने का प्रयास किया। और इन्होंने जब नगरों का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने पाया कि नगर का क्रोड, जो आंतरिक भाग है या क्रोड है या कोर है, ये पूर्णतः व्यापारिक भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है। तो ये जो 6 नगर है इसमें जितने भी डार्क हमको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये केंद्रीय भाग है और यहाँ ये सब क्रोड एरिया कहलाता है, अर्थात उसकी आकृति के आधार पर अलग अलग आकृति है परंतु व्यापारिक केंद्र आंतरिक भाग में स्थित है। और जैसे जैसे बाहर की ओर हम आते हैं वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होने लगता है, आकृति में भी परिवर्तन होता है और इसके कारण इसको क्रोड उपांत या कोर फ्रिंज के नाम से जानते हैं, ये इसको कहा जाता है। तो इनके अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब सीबीडी की जो आकृति है और जब उसका विस्तार होता है तो विस्तार के साथ साथ अलग अलग नगरों में परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आकृति होता है और इसी वजह से हम प्रत्येक नगर के जो व्यापारिक क्षेत्र हैं उसकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसे हम जर्मनी की इन 6 नगरों के बारे में यदि हम देखते हैं तो सबकी आकृति अलग अलग है, लेकिन आकृति होने के साथ साथ हम देखते हैं कि जो मध्यवर्ती भाग है उसमें व्यापारिक केंद्र है या व्यापार के केंद्र है जिसको हम सिटी कोर के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो व्यापार सूचकांक है भारत में भी इस संदर्भ में अध्ययन किया गया है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है और 2 विद्वान हैं प्रोफेसर सिंह एवं दुबे, इन्होंने उत्तर प्रदेश के 5 नगरों का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने अरीय दूरी विधि का उपयोग करके सीबीडी के स्वरूप और आकार का उन्होंने निर्धारण किया है। इसके लिए स्वरूप सूचकांक की इन्होंने गणना की और स्वरूप सूचकांक की गणना के आधार पर इन्होंने आकृति सूचकांक ज्ञात किया, उसकी आकृति के बारे में और सीबीडी कितना प्रतिशत सीबीडी का एरिया है उन नगरों के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। तो ये जो प्रोफेसर सिंह और दुबे जिन्होंने स्वरूप सूचकांक की गणना की, कव्वाल मतलब ये 5 नगर कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ, इन 5 नगरों को मिलाकर के कव्वाल बना है। इन नगरों का जो आकृति सूचकांक है, जैसे कानपुर की बात यदि हम करते हैं तो कानपुर में 29.86 ये इंडेक्स है और इसका यदि हम आकृति देखें कानपुर का, इसके पहले के लेक्चर में मैंने कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के बारे में हमने चर्चा की थी, तो उसकी जो आकृति है वो बिल्कुल आयताकार है और यहाँ पर लगभग 71% पर सीबीडी या व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है कानपुर में। दूसरा हम देखते हैं आगरा नगर। आगरा ये उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है जहाँ पर आकृति सूचकांक 45.31 है और इस नगर की आकृति लंबा है और आयताकार है और यहाँ पर जो सीबीडी का एरिया है ये 68.5% सीबीडी है, अर्थात केंद्रीय व्यापार क्षेत्र आगरा में है।
तीसरा जो नगर है ये वाराणसी है। वाराणसी का जो आकृति सूचकांक है 24.27 और इसकी आकृति आयताकार है। और यहाँ का जो CBD एरिया है 54.2% पर केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का विस्तार है। इसके बाद हम आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद जो इन पांचों नगरों में सबसे ज़्यादा इंडेक्स है 74.53 और इसकी आकृति लंबा और आयताकार है और यहाँ पर लगभग 50% एरिया पर CBD का विस्तार है। सबसे लास्ट में हम आते हैं लखनऊ। लखनऊ का जब सिंह साहब और दुबे ने जब अध्ययन किया तो उसके आधार पर इन्होंने आकृति सूचकांक ज्ञात की, जिसमें 47 उसका इंडेक्स उन्होंने निकाला। और इसकी जो आकृति है पहले आयताकार और बाद में वो परिवर्तन होकर के वृत्ताकार रूप में उसकी आकृति लखनऊ की आकृति हुई, क्योंकि उसमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं, परिमार्जन होते हैं, जिसकी वजह से उसकी आकृति में भी परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर जो CBD का जो एरिया है लगभग 55% एरिया पर CBD का विस्तार है। आगे हम देखते हैं जो केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में हम देखते हैं सबसे पहले नगरों में बढ़ती समस्या। जो नगरीय क्षेत्र है यहाँ पर हम देखते हैं कि नगरों में या जो CBD एरिया है यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक होने लगती है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि केंद्रीय भाग जो व्यावसायिक क्षेत्र होता है और इसलिए यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक रहता है। दूसरी समस्या है बढ़ता मोटर वाहन, क्योंकि व्यापारिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर वाहनों की संख्या में भी वृद्धि होती है और कई बार हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जाम भी लग जाता है, क्योंकि ऐसे एरिया में एक तो जो मार्ग है, रास्ता है, संकीर्ण होता है, ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, लोगों की आवाजाही या आवागमन अधिक होता है और इसलिए यहाँ पर मोटर वाहनों की संख्या भी बढ़ती है। अगली समस्या है नागरिकों की अभिरुचियों में बदलाव। जैसा हम देखते हैं कि जो नागरिकों की जो अभिरुचि है उसमें भी कई प्रकार के बदलाव होते हैं। अलग अलग जो चीज़ें हैं वो नागरिक पसंद करते हैं और इस प्रकार के व्यापारिक क्षेत्रों में भी समस्या आने लगती है। अगली समस्या है मार्गों के चौड़ा करने की समस्या। जैसे जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है या जो CBD का एरिया है, अर्थात ये बहुत ही इसका जो घनत्व है अधिक रहता है और जो सड़कें होती हैं, मार्ग होते हैं, ये कम चौड़े होते हैं और इसलिए इसको चौड़ा करने की समस्या आती है, क्योंकि किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुमंजिली इमारतें पाई जाती हैं और इसलिए ये समस्या आने लगती है। इसी तरह हम देखते हैं CBD के समीप बढ़ती गंदगी बस्तियाँ, क्योंकि जहाँ पर व्यापारिक केंद्र है उन व्यापारिक क्षेत्रों में कई सारे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, फुटकर क्रय विक्रय होता है और उस क्रय विक्रय की जगह पर कई प्रकार के ऐसे वस्तुएं निकलती हैं या पदार्थ निकलते हैं जो आसपास के एरिया को गंदा करने में CBD का जो एरिया है या उसके आसपास का एरिया है उन क्षेत्रों में गंदगी फैलने लगती है। इसी तरह हम देखते हैं जो उप व्यावसायिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि केंद्रीय भाग सकरा होता है और सकरे होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यावसायिक केंद्र है, मेन या मुख्य जो व्यावसायिक क्षेत्र है, उससे बाहर की ओर उप व्यावसायिक क्षेत्र बनने लगते हैं। वहाँ पर भी जैसे जो उच्च वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, केंद्र से बाहर की ओर शिफ्ट होते हैं, तो उसके साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र भी बाहर की ओर बढ़ने लगता है और इस तरह से व्यावसायिक क्षेत्र का विस्थापन केंद्रीय भागों से बाहर की ओर होने लगता है। तो इस तरह की
समस्याएं केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्रों में आती हैं।